नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की एक साल पूरे होने पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के आइए सीधे उन रणनीतिक और सामरिक अपडेट्स पर बात करते हैं जो मिलिट्री लीडरशिप ने हमारे सामने रखे हैं। हमारा मकसद इन जटिल जानकारियों को बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से समझना है, वो भी पूरी तरह से उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो सेना ने दुनिया को बताए हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के हार्ड फैक्ट से, फिर समझेंगे उनकी रणनीति और एस्केलेशन कंट्रोल को। इसके बाद हम थिएटर कमांड्स के बनने की प्रक्रिया पर बात करेंगे और आखिर में भविष्य के मल्टी फ्रंट खतरों पर नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द रिपोर्टेड हार्ड फैक्ट्स, यानी उन टैक्टिकल डेटा की जो सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे पास आए हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 300 किलोमीटर से भी ज्यादा। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? ऑपरेशन के दौरान एक बेहद अहम एयरबॉर्न एसेट को इतनी दूरी से टारगेट करके तबाह किया गया है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सटीकता किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर हम अधिकारियों द्वारा बताए गए युद्ध के मैदान के असली आंकड़ों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 9 आतंकी कैंप पूरी तरह नष्ट किए गए, 11 एयरफील्ड्स पर सटीक हमले हुए और 13 एयरक्राफ्ट्स को तबाह किया गया। साथ ही करीब 100 आतंकी भी मारे गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इंटरनेट पर मौजूद मरणोपरांत दिए गए सम्मान और पुरस्कारों की सूचियों से पता चला कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के 100 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। ये डेटा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अब आते हैं अपनी चर्चा के अगले हिस्से पर, रणनीति और एस्केलेशन कंट्रोल, यानी इस पूरे ऑपरेशन के पीछे का क्यों और कैसे। लीडरशिप ने इस पूरी सफलता का क्रेडिट एक बहुत ही खास चीज को दिया, और वो थी ऑपरेशनल फ्रीडम, यानी काम करने की पूरी आजादी। उनका स्पष्ट कहना था कि उनके पास एक बिल्कुल क्लियर पॉलिटिकल मैंडेट था। इस आजादी ने उन्हें बिना किसी झिझक के एकदम सटीक और तेजी से एक्शन लेने की ताकत दी। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इस पूरी टेंशन को कंट्रोल कैसे किया। ये बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। फिर जब दूसरी तरफ से रिएक्शन आया तो उन्होंने कैलिब्रेटेड मिरर एस्केलेशन का इस्तेमाल किया, यानी जैसा अटैक बिल्कुल वैसा ही, बल्कि उससे भी ज्यादा करारा जवाब। इसके बाद तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशंस ने इतना भारी दबाव बनाया कि आखिरकार विरोधी पक्ष के डीजीएमओ को सीज फायर की गुहार लगाने के लिए खुद भारतीय सेना से संपर्क करना पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक और बड़े बदलाव से कैसे जुड़ा है, बिल्डिंग द थिएटर कमांड्स, जो हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट है। ऑपरेशन सिंदूर में जो गजब का कोऑर्डिनेशन दिखा, वो ऐसे ही रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे सालों की मेहनत और JOCC यानी जॉइंट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जैसी सॉलिड फाउंडेशन थी। JOCC का काम ही यही है कि वो सभी मिलिट्री सर्विसेज के इंटेलिजेंस, सर्विलायंस और रिकनेसेंस, जिसे हम ISR कहते हैं, उन सभी संसाधनों को एक साथ जोड़ दे। सच कहें तो यही भविष्य की रक्षा रणनीतियों की असली बैकबोन है। अब एक और नंबर सुनिए, 197। ये कोई रैंडम संख्या नहीं है। सेनाओं के बीच असली जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन लाने के लिए पर्दे के पीछे ठीक 197 स्पेसिफिक टास्क निर्धारित किए गए हैं, जिन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये दिखाता है कि तीनों सेनाएं कितने बड़े स्केल पर मिलकर अपने सिस्टम्स को बदल रही हैं। तो ये 197 टास्क आखिर किन क्षेत्रों से जुड़े हैं? मुख्य रूप से ये 5 डोमेन्स में बटे हैं: ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और रेगुलेशंस। यही वो धागे हैं जिनसे आने वाले थिएटर कमांड्स का पूरा ताना बाना बुना जाएगा। और हाँ, सरकार की तरफ से इन कमांड्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने से पहले ही इस बुनियादी काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, फ्यूचर मल्टी फ्रंट थ्रेट्स, यानी सीमाओं के पार देखना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए, जैसे कि क्या हम एक ही मोर्चे पर 3 अलग अलग विरोधियों से एक साथ लड़ सकते हैं? इसमें पाकिस्तान को मिल रहे विदेशी समर्थन की कथित भूमिका पर भी चर्चा हुई। एक तरफ चीन का जिक्र आया, जिस पर हथियार, खुफिया जानकारी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कवरेज देने का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की का नाम भी उठा, जो कथित तौर पर ड्रोन सप्लाई कर रहा है। देखिए, हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये समझना है कि ग्लोबल लेवल पर किस तरह के नए गठबंधन बन रहे हैं और वे हमारे लिए क्या चिंताएं खड़ी कर सकते हैं। इस अहम ब्रीफिंग ने हमें कई ऐसे सवालों के साथ छोड़ा है जिनके स्पष्ट जवाब अभी आना बाकी हैं।
जैसे बॉर्डर के उस पार मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा स्थिति आखिर क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, जो बाकी बचे हुए S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन हैं, उनके शामिल होने की टाइमलाइन क्या है। भविष्य में आने वाले इन खतरों से निपटने की हमारी क्या तैयारी है। सोचिए इस बारे में। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जो आने वाले वक्त की दिशा तय करेंगे। तो इस विश्लेषण को आज हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इन जटिल सैन्य रणनीतियों को आसानी से समझने में मदद की होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।